ओके, सो लेट्स कंसिडर जो भी आपका मॉडल बनना चाहिए, ये आपका जनरल फ्लैट्स के ऊपर बनना चाहिए। जनरल, वहां पे आप पूरा लग्जरियस फ्लैट्स ले रहे, कंसीडर कर रहे डेटा में, वो भी नहीं होना चाहिए। या तो 1 RK वाले फ्लैट्स ले रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। आपका बिल्डिंग है 2 BHK का, आपके हिसाब से आपको जो भी है डेटा वो कंसीडर करना पड़ेगा। सो ये जो प्राइजेस है ना, इसको मैं अपने एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा कि ये फॉर एग्जांपल रो हाउसेस के प्राइजेस है, रो हाउसेस। एंड ये जो प्राइस है यहाँ पे है फिलहाल, तो यहाँ पे छोटे छोटे प्राइजेस है। ये प्राइजेस है ना, ये आपके 1 RK के प्राइजेस है, 1 RK के प्राइजेस है। तो ऑब्वियसली आपको ये भी नहीं कंसिडर करने आपके मॉडल में, ये भी नहीं कंसिडर करने। एंड फॉर एग्जांपल आपके डेटा में उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये 1 RK की ये रो हाउस है। तो ऑब्वियसली आपको किसके बेसिस पे वो डिसाइड करना पड़ेगा? प्राइजेस के बेसिस पे। सो ये जो आउटलायर्स है ना, ये आउटलायर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके किसमें, आपके मॉडल जनरलाइजेशन में। सो अगर मॉडल आपका जनरलाइज बनाना है, मॉडल जनरलाइजेशन में ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। मॉडल जनरलाइजेशन में ये आउटलायर्स ज्यादा अफेक्ट करते हैं आपके मॉडल के परफॉर्मेंस पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट ही करते हैं। ये पार्ट को हम ऐसे बोलेंगे कि ये हमारे डेटा में है ही नहीं, एंड नाउ यू आर गोइंग टू ट्रेन ऑन दिस डेटा ओनली। एंड उस केस में आपका डेटा, आपका जो मॉडल है वो मोर जनरलाइज बनता है। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू रिमूव द आउटलायर्स। सो अभी फिलहाल इसको रिमूव कैसे करना है, दैट विल सी। तो इसका रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू यूज द टेक्निक ऑफ जेड स्कोर। तो अभी जो टेक्निक यूज करेंगे हम, वो जेड स्कोर का टेक्निक यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक प्राइस को देखेंगे एंड वो प्राइस का रिस्पेक्टिव जेड स्कोर निकालेंगे। तो उसका रिस्पेक्टिव जेड स्कोर निकालने के लिए कैसे करेंगे, इफ योर एक्सआई इज द पॉइंट, उसका जेड स्कोर कैसे निकलेगा, जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्सआई माइनस माइनस एक्स मीन। एक्स मीन मतलब प्राइजेस का मीन, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइजेस। सो लेट्स डू दैट नाउ। तो उसको मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे कोड करता हूँ। सो लेट्स हैव दैट एक्स हियर। तो एक्स मतलब इनपुट मत कंसिडर करो, यहाँ पे मैं सिर्फ इस फॉर्मूला में फिट होना है, इसलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ व्हाट, डी एफ ऑफ सेल प्राइस, डी एफ ऑफ सेल प्राइस। इसके बाद में मैं एक्स मीन निकालता हूँ, एक्स मीन इज इक्वल टू व्हाट, एक्स डॉट मीन। सो मुझे बताओ यहाँ पे जो एक्स, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टाइप क्या रहेगा, व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ दिस एक्स? ये डेटा फ्रेम रहेगा, नंपायर रहेगा, या सीरीज रहेगा? यहाँ पे देख सकते हो आप, इट इज गोइंग टू बी सिंगल कॉलम। तो ये क्या रहेगा, सीरीज। सो सीरीज में मीन होना चाहिए फंक्शन, तभी ये काम करेगा। देन आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ऐसे लिखता हूं मैं, एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्स डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी फंक्शन होना चाहिए। सो लेट्स सी दैट ये सारे फंक्शन है हमारे पास। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन होल एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे z और z वैल्यूज और z स्कोर्स, इसको z स्कोर्स इज इक्वल टू, क्या करूंगा इसको मैं, z स्कोर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस x मीन। तो यहाँ पे वेक्टराइजेशन अप्लाई होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये पूरा एंड इसको मैं डिवाइड करूंगा बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, standard deviation of x. So z scores are going to be like this. So z scores are going to be like this. ये आपके z scores, ये आपके z scores है। तो जो पहला वैल्यू था उसका z स्कोर इतना आया। कितना था पहला वैल्यू हमारे केस में, वो पहला वैल्यू था 2,08,000, 1,81,000। सो उसके हिसाब से ये z स्कोर यहाँ पे। अभी देखो ये जो दूसरा वैल्यू है ना, उसका z स्कोर अराउंड 0 है, ऑलमोस्ट कंसिडर करो कि ये 0 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड स्कोर 0 मतलब क्या, ये क्या है आपका मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू, जेड स्कोर 0 मतलब मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू मतलब
ये एक्स मीन वैल्यू हुआ। तो देखो ये हमारा डेटा जो है ना उसका मीन कितना आ रहा है 1,81,000। देखते कंसिडर कर देखते हैं मीन है क्या है 1,81,000। तो एक्स मीन हमने निकाला है, एक्स मीन देखो 1,80,000। यस, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो दिस इज व्हाट योर डेटा इज। अभी इसमें इस डेटा को थोड़ा सा क्या करते हैं पूरा अच्छी तरीके से देखते हैं कि ये जो भी सारे वैल्यूज है इसमें से मुझे सिर्फ वही वैल्यूज देखने हैं दैट वैल्यूज आर ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ इसका एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, उसमें आपके ओरिजिनल वैल्यू भी होंगे एंड जेड स्कोर भी होंगे। जैसे मैंने अभी पहले का जो भी 2,03,000 एंड उसका जेड स्कोर 1,81,000 उसका जेड स्कोर, तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ अभी एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। तो कैसे करेंगे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट, दो सीरीज है उन सीरीज को डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो डीएफ टेम्प में बोलता हूँ इज इक्वल टू यस पीडी डॉट डेटा फ्रेम। एंड ये जो डेटा फ्रेम है इसमें क्या क्या देना पड़ता है आपको, डेटा देना पड़ता है। जेड डेटा यस, जेड स्कोर डेटा इज इक्वल टू दो कॉलम्स है मेरे पास, तो एक है एक्स एंड दूसरा है जेड स्कोर्स। स्कोर्स। ठीक है, एंड जो भी कॉलम्स है उनका नाम देता हूँ मैं, कॉलम्स इज इक्वल टू पहले का जो नाम है उसको मैं देता हूँ एक्स एंड दूसरे का जो नाम है उसको मैं देता हूँ जेड स्कोर, जेड स्कोर। सो दैट इज गोइंग टू बी योर डेटा फ्रेम टेम्प। सो डीएफ टेम्प अगर हमने देखा तो दैट इज गोइंग, ओ सेल प्राइस ओके ओके डेटा ये हो गया आपका डेटा, लेकिन हमें ये करना है ये एक्सिस 1 रखना पड़ेगा, लेकिन ये डेटा के लिए हम क्या करें, इसको कैसे रिजॉल्व करें। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम। ये एक्स एक डेटा फ्रेम है, सॉरी सीरीज है, ये जेड एक सीरीज है। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे डेटा में वो हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे डेटा में हमें नंपा एरे ही देना पड़ेगा, तो वी नीड टू कॉन्केटनेट देम। तो इसको हमें कॉन्केटनेट करना पड़ेगा। सो कॉन्केटनेट करना पड़ेगा, या तो नंपाई में जाके हमें इसको एच स्टैक या तो वी स्टैक करना पड़ेगा, एच स्टैक वी स्टैक। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम। सो इट इज गोइंग टू बी np डॉट, np को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy as np। या तो सिंपली मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जो भी आपका डेटा फ्रेम है ना, ये जो डेटा फ्रेम है इस डेटा फ्रेम में मैं करूँगा एक नया वैल्यू डालता हूँ जेड स्कोर, एंड दैट आई एम गोइंग टू असाइन व्हाट योर जेड स्कोर्स। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जाना पड़ेगा, इट विल बी लाइक जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो ओरिजिनल डीएफ है उसमें ही मैंने जेड स्कोर डाल दिए, एंड उसके बाद में अभी डीएफ टेम्प में कैसे बना रहा हूँ, डीएफ टेम्प इज इक्वल टू डीएफ ऑफ, यहाँ पे दो कॉलम चाहिए, लिस्ट ऑफ कॉलम्स। पहला चाहिए मुझे सेल प्राइस दैट इज योर एक्स, एंड दूसरा जो कॉलम चाहिए मुझे वो चाहिए मेरा जेड स्कोर। सो ऐसे भी कर सकते, दैट इज जस्ट मैंने शॉर्टकट यूज किया अभी फिलहाल तो यहाँ पे। यस ठीक है, तो ये हो गए आपके सेल प्राइस एंड ये हो गए आपके जेड स्कोर्स। अभी इसमें से आपको कौन से रोज सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें से फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं, पहले जो आपका सिलेक्शन है ना वो सिलेक्शन में पहला क्राइटेरिया रखते हैं कि 95% ऑफ द वैल्यूज मुझे रखने हैं, 95% ऑफ द वैल्यूज रखने हैं। तो उसमें मुझे इन बिटवीन कौन से वैल्यूज चाहिए, 95 तो -2 से लेकर +2 वाले ही वैल्यू चाहिए यहाँ पे मुझे। सो उसको कैसे सिलेक्ट करना है, सो दिस इज द सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 95% ऑफ द वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए ये जो डीएफ है
उसमें से जो z स्कोर है, df नहीं, व्हाट वी कैन कॉल इट एज df temp, df temp जो है, df temp उसमें से जो z स्कोर, ओके z स्कोर नाम है इसका, z स्कोर, ठीक है। सो ये क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो ये कौन से वैल्यूज है, एक मिनट, ये क्या हो गया कि ओके कैपिटल जी है, नहीं है ना, जी स्कोर्स की एरर, क्या नाम है, जी स्कोर्स नहीं है, सिर्फ स्कोर है, ठीक है। सो दैट इज ग्रेटर देन -2 वाले ये रोज है, एंड हमें ये तो फिल्टर लगा दिया हमने -2 वाला, +2 वाला लगाते हैं, एंड अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बिटवाइज एंड यूज करना पड़ेगा, एंड df temp का जो भी z स्कोर है दैट मस्ट बी लेस देन व्हाट, +2। अभी फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, अगर अदरवाइज ये एम्बिग्यूटी का प्रॉब्लम देगा, ठीक है। ओके, सो जितने ट्रू है सिर्फ वही हमें देखने हैं, फॉल्स वाले हमें देखने नहीं है। तो इसको मैं क्या करूंगा फिलहाल, तो अभी मुझे देखना है कि कितने वैल्यूज आ रहे हैं ट्रू में, तो ट्रू में कितने वैल्यूज आ रही है, ये देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बुलियन एरे है ना, इस बुलियन एरे को, ये जो बुलियन एरे है इसका मैं करता हूँ सम। टोटल आपके पास कितने हैं, 0 से लेकर 1459, मतलब टोटल 1460 वैल्यूज है आपके पास। उसमें से कितने ट्रूज है देखता हूं मैं, उसमें से 1397, सो 1397 आउट ऑफ 1460, तो ये आता है लगभग 95% आ रहा है, 95%। ये कितने वैल्यू सिलेक्ट हुए, अराउंड 95%। अभी आप बोल लोगे सर ये 0.95, उसके बाद में ये तो जीरो ही होना चाहिए ना, एग्जैक्टली 95, नहीं ये एग्जैक्ट 95 नहीं होता, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये भी एग्जैक्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। सो इसलिए 95 के अराउंड आ रहा है, वही काफी है। सो लाइकवाइज अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ये देखता हूँ कि कौन से वैल्यूज हमने सिलेक्ट करने हैं, कौन से वैल्यूज नहीं सिलेक्ट करने। सो ये होगा आपका बुलियन एरे दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट। तो जो फॉल्स है वो सिलेक्ट नहीं होंगे, जो ट्रू है वही सिलेक्ट करने। तो अगर आपको डेटा में से आउटलायर्स पूरे आपको रिमूव करने हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू पास दिस बुलियन एरे टू व्हाट, योर ओरिजिनल डेटा फ्रेम। तो अभी जो डेटा फ्रेम आपको दिख रहा है, ये सिर्फ वही डेटा फ्रेम है जो ये 95% में आ रहा है, जो ये 95% में आ रहा है, एंड दिस इज हाउ वी रिमूव आउटलायर्स। अभी और एक टेक्निक दूसरा यूज करते हैं, व्हाट, ये 99% वाला फंडा देखते हैं, 99% वाला। सो 99% वाले में ये हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3, यही सिर्फ वैल्यू हम देखेंगे, एंड इसमें देखते हैं कि कितने पॉइंट सिलेक्ट होते हैं 99% में। ये है 1430, सो 1438 आउट ऑफ 1460, कितना आ रहा है ये, 98.49, तो अराउंड 99% ही आ रहा है। सो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो सारे पॉइंट सिलेक्ट करने, तो ये जो बुलियन आ रहे, जस्ट पास दिस बुलियन आ रहे तो योर दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रेम। तो ये डेटा फ्रेम में जहां पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है वही रो सिलेक्ट होंगे, बाकी के रो सिलेक्ट नहीं होंगे, बाकी के रो सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैंडल और रिमूव आउटलायर्स। और एक टेक्निक है दैट इज विजुअल टेक्निक, जनरली पीपल से। विजुअल टेक्निक में क्या होता है कि सिर्फ आप देख सकते हो कि आउटलायर्स कैसे है। तो उसमें क्या है, हमने कौन सा SN यूज, SB C1 डॉट, उसका बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं हम, बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट में मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ एक्स पास करता हूँ, एक्स मतलब क्या, सेल प्राइजेस। तो ये बॉक्स प्लॉट आपका दिखाएगा कि कौन से आउटलायर है कौन से नहीं है। देखो ऑलमोस्ट, इफ यू ऑब्जर्व लेफ्ट साइड को ऑलमोस्ट आउटलायर्स नहीं है, लेफ्ट साइड को। ये आपको कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड को आउटलायर नहीं है, लेकिन राइट साइड को बहुत ज्यादा आउटलायर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स प्लॉट में
राइट साइड को आउट, ये देखो आउटलायर्स। एंड यहाँ पे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो है ना, ये यहाँ से राइट में जो होते हैं ना ये डेटा पॉइंट्स, ये सारे होते हैं आउटलायर्स। एंड यहाँ पे अगर डेटा पॉइंट्स होते यहाँ पे कुछ ऐसे, तो इसको भी बोलते हैं आउटलायर्स। ये एंड ये आउटलायर्स होते हैं आपके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे हो रहा है कनेक्ट, ये हो रहा है यहाँ पे कुछ। तो ये हो रहा है यहाँ पे अराउंड, मतलब $3,30,000 $3,30,000। ये जो है ये आपका हाईएस्ट रेंज कंसिडर कर रहे हैं आप फॉर सिलेक्टिंग डेटा फॉर जनरलाइजेशन। अभी यहाँ पे बॉक्स प्लॉट में आपको समझ में आया होगा कि ये जो है ना, ये होता है 0 परसेंटाइल, ये होता है ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल। आप बोल सकते हैं इसको 100 परसेंटाइल। ये जो है ना, इसको बोलते हैं 25 परसेंटाइल। ये जो है इसको बोलते हैं 50 परसेंटाइल। ये जो है इसको बोलते हैं 75 परसेंटाइल। इन स्टैटिस्टिक्स ये जो 25 परसेंटाइल है इसको बोलते हैं IQR1, सॉरी फर्स्ट क्वार्टाइल, सो दैट इज Q1। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वार्टाइल एंड इसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल 75% को। तो ये जो है ना 25 परसेंटाइल मतलब Q1, 50 परसेंटाइल मतलब Q2 एंड 75 परसेंटाइल मतलब Q3। एंड एक IQR कॉन्सेप्ट होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये क्या होता है, Q3 माइनस Q1। तो Q3 माइनस Q1, अभी फिलहाल तो Q3 क्या है आपका, ये मैं बोल सकता हूँ ये 2,10,000 है। एंड जो Q1 है ये मैं बोल सकता हूँ दैट इज 1,20,000। तो आपका IQR कितना बना, 90,000। IQR बना 90,000। सो ये स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये क्या करते हैं, ये आप इसमें आउटलायर्स फाइंड आउट करते हैं। आप बोलोगे इसको सर 100 परसेंटाइल आप बोल रहे हो, देखो ये 100 परसेंटाइल हम इसको बोलना चाहे एक्चुअल डेटा में, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये जो 100 परसेंटाइल है ना, किसको बोलते हैं, पहले आउटलायर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद में जो भी ये है इसको बोलेंगे वो 100%। तो 100% के बाद में मतलब इंटर क्वांटाइल रेंज के बाहर जाने वाली जो वैल्यूज है, 100% से ज्यादा वैल्यूज जो जाने वाले हैं, इनको बोलते हैं ये आउटलायर्स। सो ये बॉक्स प्लॉट में भी आपको आउटलायर्स मिलेंगे। So just you have to look at this particular value। तो ये बाय विजुअली भी होता है या तो आप बाय कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, इट डजंट मीन दैट आपका Z स्कोर का आउटलायर एंड IQR का जो भी आएगा आउटलायर वो सेम हो गया, ऐसा नहीं है। ये Z स्कोर का निकालने का टेक्निक अलग है, IQR का निकालने का टेक्निक अलग है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। एंड ये IQR कैसे निकालते पता है, हाउ डू यू फाइंड आउट IQR? IQR का फॉर्मूला क्या है, IQR सॉरी ये जो वैल्यू है, IQR नहीं बोलना चाहिए, ये वैल्यू डिसाइड किया ना उन्होंने, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू योर 1.5 हाँ 1.5 ऑफ IQR। ये किस में ऐड करते हैं, 1.5 IQR किस में ऐड करते हैं, ये Q2 Q2, ठीक है। सो उसके हिसाब से कितना है, Q2 हमारा है 1.6 अराउंड। सो 1.6 प्लस 1.5 गुना IQR है हमारा ऑलमोस्ट 1 लाख। सो 1 लाख मतलब 90,000, 1 लाख मतलब अराउंड 1.5। तो ये कितना आया 3.1 है क्या, ये रेंज 3.1 वाला, ये रेंज 3.1 वाला है क्या, यस 3.1 वाला रेंज, सॉरी ये 3.1 है आपका, ओके। सो ये ऐसे निकालते ये वाला रेंज 100% वाला रेंज। Okay, so these are the techniques that we use to remove the outliers। काफी जगह पे ऐसे होता है सर कि हे हाँ बोलो ना सर। सर हे बॉक्स प्लॉटनी जस्ट डेटा व्हिज्युअलाइज होतोय, पण मग जसं आधी आपण रिमूव्ह केलं तसं टेक्निकली कोड वाईज याला रिमूव्ह करावं लागतं का, हा असा नहीं रिमूव्ह झाला?
नाही, आता याच्यामध्ये काय झालं सर, की मला फक्त हा पॉइंट कळाला. म्हणजे मला काय कळतंय की 3.2 लॅक्स पेक्षा ज्याची प्राइस जास्त असेल तो झाला तुमचा आउटलायर. मग ओके. तुम्हाला काय लिहावं लागेल? आपल्याला तसा कोड लिहावा लागेल परत. लिहावं लागेल डीएफ ऑफ सेल प्राइस. कुठली सिलेक्ट करायची? फक्त लेस दॅन 3.2 वाली सिलेक्ट करायची, फक्त 3.2 लॅक्स वाली सिलेक्ट करायची फक्त. आणि इकडे पण आउटलायर असेल तर इकडे पण काय करायचं, समजा आता हे काहीतरी आहे 10,000, तर इकडे काय करायचंय, लेस दॅन 10K वाले, सॉरी लेस दॅन 10K वाले रिमूव्ह करायचे, लेस दॅन 10K. सो लेस दॅन 10K वाले आणि ग्रेटर दॅन 3.2 वाले रिमूव्ह करायचे. सो फक्त ते स्क्रिप्ट मध्ये टाकायला लागेल तुम्हाला इकडं. ओके. हे हा सर, काहीतरी बोलत होता तुम्ही. हॅलो. हॅलो. हा भूषण सर, काहीतरी बोलत होता तुम्ही. भूषण सर नाही आहेत बहुतेक. आहे. तर मी म्हटलं की हा. हा जो बॉक्स प्लॉट टेक्निक आहे ही जनरली हीच वापरली जाते ना झेड स्कोर निकाळली त्या पद्धतीमध्ये. नाही, आता कसं आहे माहितीये का, हे डिपेंड आहे. म्हणजे आता तुम्हाला जर प्रेझेंटेशन मध्ये सांगायचं असेल, तुम्हाला प्रेझेंटेशन द्यायचं असेल तर बॉक्स प्लॉट वरनं बेटर राहील. प्रेझेंटेशन समजावून सांगणं, नॉन टेक्निकल माणसाला समजून सांगणं बेटर राहील. जर तुम्हाला स्क्रिप्टिंग करायचं असेल तर झेड स्कोर इज गोइंग टू बी बेटर वन. आणि झेड स्कोर मध्ये ऍक्च्युली फायदा काय होतो, की हे जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ना, हे झेड स्कोर मध्ये असं दिसतं बघा, म्हणजे ऑलमोस्ट सेम. ऍक्च्युली त्या व्हॅल्यूज एक्झॅक्टली मॅच करत नाहीत, मी चेक केलं ते एक्झॅक्टली मॅच करत नाहीत. पण तुम्हाला आठवतंय का, मी हा जो बॉक्स प्लॉट आहे ना तो कसा काढला होता आठवतंय? हा जो आहे ना, समजा आता मी हा घेतला, हा झाला तुमचा मीडियन, लेफ्ट मोस्ट, हा राईट मोस्ट. आता हा तुमचं हे जे आहे ना, हे तर तुमचं डेटा डेन्सिटी खूप जास्त आहे. म्हणजे तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं ना, 25% आणि 100% मध्ये एवढ्याच व्हॅल्यूज आहेत. म्हणजे इथं जास्त डेटा डेन्सिटी आहे, इथं सगळ्यात कमी डेटा डेन्सिटी आहे. ठीक आहे. तर याचं डिस्ट्रीब्युशन मी कसं काढलं होतं, हे असं काढलं होतं. हा असा दिसतो बॉक्स प्लॉट. जर तुम्ही ह्याचं डिस्ट्रीब्युशन पाहिलं तर हा असं दिसतं. तर ऑलमोस्ट आपण ह्याच्यामध्ये पण काय करतोय, झेड स्कोर मध्ये आपण हेच रिमूव्ह करतोय. फक्त तिकडे आपण काय करतोय, स्केलिंगला जे काय कॉन्सेप्ट वापरतोय त्याच कॉन्सेप्टने आपण झेड स्कोर काढून करतोय. इथं फक्त आपण काय करतोय, IQR वापरतोय. IQR म्हणजे काय, पर्सेंटाईल. सो या पर्सेंटाईलच्या पुढच्या व्हॅल्यू आपण काय यूज नाही करणार आहे, म्हणजे आउटलायर. दॅट इज द ओनली डिफरन्स. अदरवाईज जर तुम्ही बघितलं तर तिकडं जर तुम्हाला आउटलायर डिफाईन करायचा असेल तर तुमचा प्लॉट असा येतो, आणि इथं जर तुम्हाला IQR न जर रिमूव्ह करायचं म्हटलं तर तुमचा प्लॉट बॉक्स प्लॉट येतो. दॅट्स इट. स्टॅटिस्टिकली ऍज अ स्टॅटिस्टिशियन मला ह्या दोन्ही गोष्टी सेमच दिसतात. ओके. लक्षात सर? हो. पण याचे कॅल्क्युलेशन सेम नसतात, कारण बघा इकडे आपण स्केलिंगचा कॉन्सेप्ट वापरणार कॅल्क्युलेशनला, आणि इकडे IQR वापरला, त्यामुळे कॅल्क्युलेशन सेम नसतात. थोडं इकडे तिकडे होतं, पण अराउंड तोच येतो. जो काय आउटलायरचा जो काय थ्रेशोल्ड येतो तो अराउंड तेवढाच येतो. एक्झॅक्ट नाही येत, तेवढाच येतो अराउंड. हो, पण कोड वाईज हे बॉक्स प्लॉट काढून रिमूव्ह करणं थोडं सोपं जातं, म्हणजे त्या हा, आधीचे तुम्ही कॅल्क्युलेशन विज्युअली तुम्हाला ते बरं वाटतं काढताना, काही प्रॉब्लेम नाही. इथं फक्त तुम्हाला मग ते तुम्ही 99% ठेवले, 95% ठेवले, हे तुम्हाला इथं सांगता येत नाही बॉक्स प्लॉट मध्ये. हा, राईट. पर्सेंटेज वाईज नाही सांगता येणार. पर्सेंटेज वाईज नाही सांगता येणार. सर स्कॅटर प्लॉट पण वापरता येतो ना तसं आउटलायर फाइंड आउट करायला? हा, अजून एक सांगायचं विसरलो मी ऍक्च्युअली. आता सरांनी स्कॅटर प्लॉट घेतलं म्हणून हे केलं. अजून एक म्हणजे काय, की तुमचं हे फक्त युनिव्हॅरिएट आउटलायर झालं. मल्टीव्हॅरिएट आउटलायर्स पण असतात. मल्टीव्हॅरिएट आउटलायर म्हणजे काय, साधं सिंपल एक्झाम्पल जे जगात चाललंय सध्या ते, हे समजा तुमची हाईट आहे आणि हे वेट आहे. तर या केसमध्ये तुम्हाला स्कॅटर प्लॉटने काढायला लागतं. हे बॉक्स प्लॉट वगैरे चालणार नाही तिकडे. तर त्या स्कॅटर प्लॉटने कसं काढायचं, समजा हाईट आणि वेट.
इन जनरल जो तुमचा BMI असतो तो हाईट अँड वेट कन्सिडर करून जातो. तो समजा आता तुमचं हाईट काहीतरी इथं आहे 5.5, त्या केसमध्ये तुमचं जे वेट आहे ते काहीतरी 50 kg आहे, तर त्या केसमध्ये इट इज गुड. ठीक आहे, पण 5.5 हाईट आहे आणि तुमचं वेट काहीतरी 100 kg आहे, म्हणजे बऱ्यापैकी लोक काय असतात, इथं असतात. असा डिस्ट्रीब्युटेड असेल डेटा हा. ठीक आहे, असा काय एक्झॅक्टली असेल असं नाही, पण मला वाटतं की असं असेल. म्हणजे जसं हाईट वाढेल तसं तुमचं वेट वाढलं तरी ठीक आहे, पण कमी हाईट मध्ये जास्त वेट, म्हणजे हे लोक किंवा कधी कधी असं असतं की हाईट जास्त आहे पण वेट कमी आहे. सो ह्या रेंज मधले लोक आणि ह्या रेंज मधले लोक म्हणजे झाले आउटलायर. तर ते जर तुमच्याकडं मल्टी डायमेन्शनल ऑर बायव्हॅरिएट तुमचं आउटलायर्स काढायचे असतील, कारण बघा इथं फक्त तुमचं हाईट वरती आणि फक्त वेट वरती, फक्त हाईट वरती तुम्ही आउटलायर नाही काढू शकत, कारण हाईट तर नॉर्मल आहे 5.5. फक्त वेट वरती पण करू शकत नाही, कारण वेट मध्ये पण ठीक आहे, आता 80-90 किलो तर जनरल माणसाचं वजन असतंच, पण जर तुम्ही दोन्ही पकडलं तर दोन्हीच्या केसमध्ये हे आउटलायर झाले, दोन्हीच्या केसमध्ये हे पण आउटलायर झाले. सो हे जर तुम्हाला बायव्हॅरिएट अनालिसिस करायचं असेल, आउटलायर्स फाइंड आउट करायचे असतील, तर तुम्हाला स्कॅटर प्लॉट वापरायला. ओके सर. या केसमध्ये पण सर कुठेतरी वापरता येतं ना, म्हणजे प्राइस वर्सेस प्राइस वर्सेस एरिया असं काहीतरी यूज करून सेमच आउटलायर येतात मे बी नियर अबाउट. हॅलो, काय म्हणलं सर तुम्ही, आवाज नाही आला. ह्या एक्झाम्पल मध्ये पण काहीतरी प्राइस वर्सेस एरिया असं काहीतरी घेऊन सेमच आउटलायर येतात. मी कुठेतरी बघितलं वाटतं सेम. हा म्हणजे असं म्हणजे ऍक्च्युली आता मी सांगतो ते बरोबर आहे का सांगा. समजा आता इकडे आपण एरिया घेतला आणि त्या हिशोबाने इकडे प्राइस घेतली, तर सेम एक्झाम्पल झालं. जे हाईट आणि वेटचं आहे ना ते सेम एक्झाम्पल झालं. तुमचा एरिया कमी आहे आणि तुमची प्राइस खूपच जास्त आहे, म्हणजे तुमचा बिझनेस फ्लॅट झाला. किंवा तुमचं एरिया खूप जास्त आहे आणि प्राइस खूप कमी आहे, म्हणजे तुमचं तो गावाकडचा फ्लॅट झाला फॉर एक्झाम्पल. तर हे नाही, आपल्याला इन जनरल पाहिजे, एरिया पण इन जनरल आणि प्राइस पण इन जनरल सेम. ते पण बायव्हॅरिएटच झालं, म्हणजे एकापेक्षा जास्त आपण व्हेरिएबल्स कन्सिडर करतो तर ते बायव्हॅरिएट आउटलायर झाले. या एक्झाम्पल मध्ये पण तसं कन्सिडर होतं वाटतं ना कुठेतरी एरिया वर्सेस प्राइस मध्ये. तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. जर तुम्हाला एरिया वर्सेस जर तुम्हाला आउटलायर्स फाइंड आउट करायचं असेल तर यू कॅन कन्सिडर दॅट, नो इश्यूज. ते डिपेंड करतं म्हणजे तुम्हाला म्हणजे आता थोडक्यात जर तुम्ही बघितलं इन शॉर्ट एरिया वर्सेस प्राइस, तर मी त्याच्यावरून काय करेल ऍज अ डेटा सायंटिस्ट, मी करेल एक नवीन कॉलम. त्याला त्या कॉलमला नाव देईल मी पर स्क्वेअर फीट प्राइस. हा झाला एकच कॉलम, आणि या एका कॉलम मधनं आउटलायर काढेल मी. कारण बघा तुम्ही एरिया वर्सेस जर प्राइस करताय, याचा अर्थ तुम्हाला काय आउटलायर मध्ये फाइंड आउट करायचंय की पर स्क्वेअर फीट. समजा आता पुण्यामध्ये पकडलं 15,000 पर स्क्वेअर फीट, म्हणजे फार लक्झरियस झाला तो, म्हणजे एकदम तो भारीतली सोसायटी झाली, एकदम एक्स्ट्रीम भारीतली झाली. किंवा 1,000 रुपये पर स्क्वेअर फीट, हा म्हणजे कुठल्या तरी खराब एरियातला फ्लॅट झाला. इन जनरल रेट काय चाललाय पुण्यामध्ये तुमचं 4,000 पासून 8,000 पर्यंत. इन जनरल 4,000 पासून 8,000 पर्यंत. तर इन शॉर्ट स्कॅटर प्लॉट ऐवजी मी काय करेल, तिसरा व्हेरिएबल त्याच्यावरून डिराईव्ह करेल. तिसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये हा जो काय तुमचा पर स्क्वेअर प्राइजेस वाला आहे प्रत्येक फ्लॅटचा, त्याच्या बेसिसवर मी युनिव्हॅरिएट आउटलायर पण डिटेक्ट करू शकतो. सेमच आलं दोन्ही. ओके. उद्याचा टॉपिक वगैरे काय?